कहानियाँ जो दिल को छू गईं। आज इस कड़ी में रविंद्र कालिया जी की कहानी लाल तिकोन। 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन में हमने 3 लड़के पैदा किए थे। एक सिलाई मशीन खरीदी थी, 2 बिजली के पंखे और 2 साइकिलें। मैं और मेरी पत्नी अलग अलग साइकिलों पर दफ्तर और बाजार जाते थे। इसके अलावा हमारे पास 5 तोले सोना भी था। 40 पार करने के पूर्व हम लोग डबल बेड भी खरीदना चाहते थे, मगर अपनी संतान का आचार व्यवहार देखकर हम लोग साहस नहीं कर पा रहे थे। फर्नीचर के परखच्चे उड़ाने में हमारे बड़े लड़के का कोई सानी नहीं था। वह अभी 3 वर्ष का ही था कि उसने घर की तमाम कुर्सियों की टांगें तोड़ दी थीं। दीवान किस्म की एक चीज हम लोगों ने बड़े चाव से बनवाई थी। अब आप उसे देखेंगे तो आपके होठों पर मुस्कुराहट आए बिना ना रहेगी। उसके 2 पाए टूटे हुए हैं और 2 किसी बीमार बूढ़े की तरह हांफते हैं। टूटे पाए की जगह किताबों से टेक बना दी गई है। आप पूछ सकते हैं कि किताबों से हम लोगों ने यह कैसा काम ले रखा है, मगर हम मजबूर हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि किताबों से चोट नहीं लगेगी। इससे पूर्व मेरी पत्नी ने ईंटों की टेक लगा दी थी और उसके भयंकर परिणाम निकले थे। 2 लड़के दीवान के ऊपर कबड्डी जैसी कोई चीज खेल रहे थे और जो तीसरे साहब थे दीवान के पास खड़े शायद रेफरीगिरी कर रहे थे कि अचानक दीवान लुढ़क गया। नीचे दबी ईंटें रेफरी साहब के पांव पर जा गिरी। बड़े खिलाड़ी का माथा फूट गया और बीच वाले के घुटने की हड्डी टूट गई। हम लोग महीनों तक डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहे। दवा दारू में इतना पैसा खर्च हो गया कि दीवान तो क्या, नया डबल बेड या डाइनिंग टेबल आ जाता। इससे पूर्व कि अपनी बात जारी रखूं, अपने बच्चों से आपका परिचय कराना जरूरी हो गया है। बड़ा लड़का इस साल 5वीं जमात में गया है। उसकी कक्षा में 50 बच्चे हैं और उसका रिकॉर्ड है कि वह अब तक 50वीं पोजीशन लेकर ही पास होता रहा है। उसके बस्ते की आप तलाशी लेंगे तो 2-3 सिने तारकाओं की तस्वीरों के अलावा दिवाली पर खरीदी गई पिस्तौल जरूर पाएंगे। हमसे सिर्फ इतनी भूल हुई थी कि उसे साथ लेकर हम एक पिक्चर देख आए थे। पिक्चर में जिस समय डाकू लोग गांव वालों की पिटाई कर रहे थे, उसने हॉल में आस-पास बैठे लोगों को ढिशुम ढिशुम करते हुए हाथों और पैरों से पीटना शुरू कर दिया। हमने दर्शकों से मुआफी मांगी और पिक्चर बीच में ही छोड़कर चले आए। मगर इस बीच जो नुकसान होना था वह तो हो चुका था। बच्चा अब डाकू के अलावा कुछ बनना ही नहीं चाहता था। दूसरा बच्चा बड़े भाई से लगातार पिटते हुए बहुत ही दब्बू स्वभाव का हो गया था। गली में पटाखा छूटता तो वह चूहे की तरह खटिया के नीचे जाकर छिप जाता। हर समय वह अपने साथ कोई ना कोई प्लास्टिक का खिलौना रखता था। खिलौने से उसका इतना मेल जोल बढ़ चुका है कि सोते समय वह खिलौने से अपने आप को लिपटा लेगा और उठते ही वह न माँ की तरफ देखेगा और न बाप की तरफ। खिलौने ढूंढने लगेगा। अगर सफाई में खिलौना कहीं इधर से उधर हो गया तो उसके रोदन का एलपी देर तक के लिए चालू हो जाता है। 2-3 घंटे बिना थके रोने की उसमें अद्भुत क्षमता है। दफ्तर से लौटने पर गली में ही मुझे उसके रोने की आवाज सुनाई दे जाती है। एक दिन गली में मैंने उसके रोने की आवाज नहीं सुनी तो चिंतित हो गया। बाद में अंदर जाने पर ज्ञात हुआ कि वह उस समय दूध पी रहा था। दूध हमारे तीनों बच्चे आज भी बोतल से ही पीते हैं। स्थिति यह है कि आज भी हम लोग कांच के गिलास कम खरीदते हैं और फीडिंग बॉटल्स ज्यादा। पत्नी हर पहली को 2-4 बोतलें जरूर खरीदती हैं, मगर सप्ताह भर के भीतर एक ही बोतल रह जाती है। दूध आते ही तीनों बच्चों में छीना झपटी शुरू हो जाती है। बड़ा बच्चा बोतल छीनकर मुंह को लगा लेगा और शेष दोनों टापते रह जाएंगे। ऐसे में बच्चों को चुप कराने के लिए मैंने कुछ तुकबंदियां तैयार कर रखी हैं, जैसे मानव मानव एक समान, बोतल एक और 3 जवान। तीसरा बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता,
वह साए की तरह पीछे लगा रहता है। यहाँ तक कि गुसल खाने में भी उसे साथ लेकर नहाना पड़ता है। हमारे बच्चों की स्थिति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि नौकरानी भी अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं आती कि उसके बच्चे इस घर से गालियां सीख जाते हैं। मैं नीचे बैठक में बैठा कुछ काम कर रहा था कि अचानक घर में कोहराम सा मच गया। जाड़े के दिन थे और बच्चों ने आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर दी थी और अम्मा के मना करते ही घर में आंदोलन छेड़ दिया। थोड़ी देर बाद तीनों बच्चों की माता ने तीनों बच्चे मेरे सामने कुछ इस तरह से पटक दिए जैसे स्टेशन पर कुली सामान उतारता है। अटैची, बिस्तर और हैंडबैग। संभालो अपनी संतान, कैसे बदतमीज बच्चे पैदा करके धर दिए हैं मेरी जान को। अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो ये बच्चे आप ही ने पैदा किए हैं, मैंने कहा। मैं बांझ होती तो अच्छा होता, वह बोली। मैं बांझ होता तो आप अब तक तलाक ले चुकी होती। हर वक्त तलाक की धौंस क्यों जमाते हो? पत्नी भड़की, जैसे अंगीठी से यकायक आग की लपट निकले। मेरी तरफ से तुम अभी तलाक ले लो, मैंने कहा। दे दो, अभी दे दो। इस झगड़े का बच्चों पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने आइसक्रीम आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। बड़ा बच्चा वहीं सो गया। दूसरा कभी अपने खिलौनों की तरफ देखता और कभी टुकुर टुकुर अपने माता पिता की ओर। तीसरे ने मौका मिलते ही अम्मा का ब्लाउज हटाया और दुबक कर दूध पीने लगा। घर का वातावरण यकायक शांत हो गया। बच्चे सो जाते हैं तब भी तो कैसा कैसा लगता है, पत्नी ने थोड़ी देर बाद कहा। मुझे भी लग रहा था दिन भर बच्चे बेमतलब डांट खाते हैं, जबकि हम उनसे इतना जुड़े थे कि बच्चों को अगर छींक भी आ जाती तो हमें निमोनिया का भय लगने लगता। पत्नी को अपने पर ग्लानि होने लगी। मुझे यूं शांत देखकर उसने मुझे चुनौती देते हुए कहा, घर में वनस्पति भी खत्म है और बच्चों का दूध तो कल से ही खत्म है। तुम चाहते हो तुम्हारे ये सांप मुझे चूस लें। दूध अगर खत्म है तो तुम धमकी क्यों दे रही हो? तुमसे मेरी हर चीज से नफरत हो गई है, मेरी आवाज से, मेरी शक्ल से, मेरी जान से और मेरी हर सांस से। सांस से मुझे नफरत नहीं है। तुम सुबह शाम दंत मंजन करती रहोगी तो तुमसे यह शिकायत कभी ना होगी। मेरा बस चले तो मैं मंजन करना अभी छोड़ दूं। कभी ऐसा मत करना प्लीज। पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा आज उसके शरीर में कहीं दर्द नहीं है। महीने में 10-15 दिन मेरी पत्नी की कमर में दर्द रहता है और 10-1 दिन वह मान की स्थिति में रहती है। दूसरे बच्चे भी तब तक नहीं सोते जब तक उन्हें इत्मीनान न हो जाए कि माता पिता सो चुके हैं। जिद में आकर मैं रात देर तक जागता रहा और जब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि बच्चे इस समय गहरी नींद में हैं, मैंने पत्नी से बहुत धीमे से पूछा, मुझे विश्वास है कि आज तुम्हारी कमर में दर्द नहीं है? इससे पूर्व कि पत्नी उत्तर देती, सबसे छोटा बच्चा उठकर बैठ गया और बोला, मम्मा कमर दर्द नहीं है। पत्नी ने बच्चे को अपने पास सरका लिया और उसे चुंबनों से भर दिया। पत्नी संतुष्ट हो गई तो मैंने बच्चे को अपने ऊपर लेटा लिया और चुंबनों की बारिश कर दी। चुंबन की आवाज से दूसरे बच्चों को बेहद एलर्जी है। वे भी उठकर बैठ गए। रात के 12 बजे थे। बड़े ने अफरा तफरी में बिजली के सभी बटन ऑन कर दिए, यानी कि बिजली चलने लगी, पंखा घूमने लगा और रेडियो से घर घर जैसी आवाज आने लगी। सोनू बेटे, आपने यह क्या किया? इस जाड़े में पंखा क्यों चला दिया? आपको कल स्कूल नहीं जाना है? तो आप लोग सो क्यों नहीं रहे हो? बेटे ने पूछा। स्कूल हमें जाना है या आपको? मैंने कहा। इतने में बीच वाला उठा और अपनी आंख मलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अचानक वह दरवाजे के पीछे छिप गया और बोला,
रेडी, यानी कि उस 10 बाई 10 के कमरे में रात के 12:30 बजे खेल शुरू हो गया था। देख रहे हो अपनी औलाद को? देख रहा हूं, रोकते क्यों नहीं? बच्चे पूरे मूड में आ चुके थे। उनको रोक पाना अब संभव नहीं था। मैंने पत्नी से कहा, चलो हम भी खेलें। पत्नी ने करवट बदल ली और बोली, अब सुबह तुम ही इन्हें स्कूल भेजना। पत्नी बिस्तर पर औंधी लेट गई। मैं भी बगल में औंधा लेट गया। हम लोगों को शांत पाकर बच्चे भी पवेलियन में लौट आए। हम लोगों की तरह तीनों औंधे लेट गए। अब मुझे भी नींद आ रही थी। जब मैं आश्वस्त हो गया कि बच्चा लोग गहरी नींद में पहुंच चुके हैं, तो मैं चुपके से उठा और कमरे की बत्ती बंद कर दी। बत्ती बंद होते ही तीनों बच्चे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की तरह तन कर खड़े हो गए। बत्ती क्यों बंद कर दी? बड़ा बोला। अंधेरे में हमको नींद नहीं आती। यह बीच वाले की आवाज थी। बत्ती बंद करना ना, छुटकू भी बोला। मैं हताश सा स्विच बोर्ड के पास खड़ा रहा। इतने में सबसे छोटा एक खिलौने का धड़ न जाने कहां से उठा लाया और बोला, पापा इसको फोन कला दो। फोन कलना ना, मैंने उसे समझाया, निन्नी कलना। बच्चे ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फोन का खिलौना उठाकर पसर गया। उसने रिसीवर कान पर लगाकर हेलो 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 की रट लगा दी। मैंने पूछा, किससे बात कर रहे हो? फोन से, वह बोला। उसने फोन फेंक दिया और मेरी नाक पर उंगली रख दी। यह मेरी नाक है, वह बोला। यह तुम्हारे बाप की नाक है, मैंने कहा। यह हमारे पापा हैं, यह हमारी नाक है। उसने तर्कपूर्ण ढंग से मुझे समझाने की कोशिश की। वह मेरी नाक से खेल रहा था और मैं जम्हाइयां ले रहा था। पापा मुंह खोलना ना, उसने मुझे जम्हाइयां लेते देखकर कहा। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। मुंह क्या, मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी।